वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल की प्रथम पुण्यतिथि आज है। गुजरात के भरूच स्थित पैतृक गांव पिरामण में पुष्पांजलि कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अहमद भाई पटेल के गांव जाकर अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। दोपहर 1 बजे तक सीएम गहलोत पहुंचेंगे भरूच के पिरामण गांव। दिव्यांग सहायता शिविर में भी हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। गुजरात कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा समेत कई नेता भी उनके साथ रहेंगे। सीएम गहलोत भरूच में सीधा मुंबई जाने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। आपको बता दें कि सीएम गहलोत का भरूच से सीधा मुंबई जाने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। अब ऐसे में ये पूरी यात्रा उनकी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अहमद भाई पटेल को राजनीति का चाणक्य कहा जाता था। अब ऐसे में उनके जाने से जो क्षति हुई है वो कभी पूरी नहीं हो सकती और प्रथम पुण्यतिथि आज उनकी है। तो आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल की प्रथम पुण्यतिथि आज है। गुजरात के भरूच स्थित पैतृक गांव पिरामण में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अहमद भाई के गांव जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दोपहर 1 बजे तक सीएम गहलोत भरूच के पिरामण गांव पहुंचेंगे। दिव्यांग सहायता शिविर में भी हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। गुजरात कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा समेत कई नेता उनके साथ रहेंगे। सीएम गहलोत भरूच से सीधा मुंबई जाएंगे, ये उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है। पुष्पांजलि उनकी तरफ से आज अर्पित की जाएगी। चलिए अब रुक करते हैं वरिष्ठ संवाददाता नरेश शर्मा की रिपोर्ट का। आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग की पंचायती 7 मंत्रियों के पास से रमेश मीणा को बनाया गया है पंचायती राज विभाग का मंत्री, लेकिन पंचायती राज के अधीनस्थ कामों का कर दिया है बंटवारा। बीडी कल्ला, परसादी लाल मीणा और लालचंद कटारिया को स्वतंत्र जिम्मा दिया गया है, तो वहीं टीकाराम जूली और ममता भूपेश को भी दिया है स्वतंत्र जिम्मा। पंचायती राज के अधीनस्थ 5 कामों का जिम्मा इनको स्वतंत्र रूप से दिया गया है। सचिन पायलट के समय इस तरह का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन अब छटाई करके रमेश मीणा को सौंपा गया है ये विभाग। अलग से उल्लेख करके अन्य 5 मंत्रियों को दिया है जिम्मा। वहीं राजेंद्र गुढ़ा का पद जो है वो इस तरीके से दिया गया है कि उन्हें बना दिया विभाग का राज्य मंत्री। ऐसे में कुल 7 मंत्रियों के पास है विभाग की पंचायती, तो बेहद महत्वपूर्ण ये विभाग। और ऐसे में कहा यही जा रहा है कि कुल 7 मंत्रियों के पास इस विभाग की पंचायती है। तो वरिष्ठ संवाददाता नरेश शर्मा की रिपोर्ट से आपको ये जानकारी हम बता रहे हैं। पंचायती राज विभाग की पंचायती 7 मंत्रियों के पास है। रमेश मीणा को बनाया गया है पंचायती राज विभाग का मंत्री, लेकिन पंचायती राज के अधीनस्थ कामों का बंटवारा कर दिया गया है। बीडी कल्ला, परसादी लाल मीणा और लालचंद कटारिया को स्वतंत्र जिम्मा दिया गया है, तो वहीं टीकाराम जूली और ममता भूपेश को भी स्वतंत्र जिम्मा दिया गया है। पंचायती राज के अधीनस्थ 5 कामों का जिम्मा इनको स्वतंत्र रूप से दिया गया है। तो वहीं सचिन पायलट के समय इस तरह का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन अब छटाई करके रमेश मीणा को सौंपा गया है ये विभाग। अलग से उल्लेख करके अन्य 5 मंत्रियों को दिया है जिम्मा। वहीं राजेंद्र गुढ़ा को बना दिया है विभाग का राज्य मंत्री। ऐसे में कुल 7 मंत्रियों के पास है विभाग की पंचायती। चलिए अब बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे की। तो दिसंबर के पहले सप्ताह में जयपुर दौरे का उनका कार्यक्रम है। सूत्रों के अनुसार 5 दिसंबर को अमित शाह जयपुर आ सकते हैं। प्रदेश भाजपा लंबे समय से अमित शाह से मांग कर रही थी कि वो जयपुर आए, समय दें, और अमित शाह के पहले नवंबर में जयपुर दौरे की उम्मीद थी। अब 5 दिसंबर को उनका आना लगभग तय हो चुका है। भाजपा अगले माह प्रदेश में करेगी कार्य समिति की बैठक और 4 से 5 दिसंबर को जयपुर में होगी कार्य समिति की बेहद महत्वपूर्ण बैठक। 5 दिसंबर को भाजपा एक जनप्रतिनिधि सम्मेलन भी करेगी। अमित शाह जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित कर सकते हैं। हालांकि अमित शाह का आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी इस दिन जयपुर में मौजूद रहेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण उनका ये दौरा है। हालांकि आपको बता दें कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में जानकारी भी दी है कि अमित शाह जयपुर आने वाले हैं। जयपुर का उनका दौरा प्रस्तावित है और दिसंबर के पहले सप्ताह में जयपुर दौरे का उनका कार्यक्रम है। तो वहीं सूत्रों के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि 5 दिसंबर को अमित शाह जयपुर आ सकते हैं। प्रदेश भाजपा लंबे समय से अमित शाह से ये मांग कर रही थी, डिमांड कर रही थी।
प्रदेश में फिर गहरा सकता है कोयले की कमी से बिजली का संकट। छत्तीसगढ़ में कोयला खदान में खनन अनुमति अटकी है। सीएम गहलोत ने छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। आवश्यक स्वीकृतियां जल्द जारी करने का आग्रह किया है। कोयला इश्यू को लेकर फर्स्ट इंडिया से बोले मंत्री भंवर सिंह भाटी। कहा, छत्तीसगढ़ से कोयला खनन को लेकर कुछ दिक्कतें हैं। खुद सीएम अशोक गहलोत इस पूरे मामले को देख रहे हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के अलावा छत्तीसगढ़ सरकार से बात चल रही है। उम्मीद है कि कोयला खनन का ये मामला जल्द ही सुलझ जाएगा। तो तमाम अहम बातें ऊर्जा मंत्री ने कही है और आश्वासन ये उन्होंने दिया है कि जल्द ही ये मामला सुलझा लिया जाएगा और आम जनता को परेशान नहीं होना पड़ेगा। पर सवाल यही उठ रहा है, क्या प्रदेश में फिर से गहरा सकता है कोयले की कमी से बिजली का संकट? छत्तीसगढ़ में कोयला खदान में खनन अनुमति अटकी है। सीएम गहलोत ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। आवश्यक स्वीकृतियां जल्द जारी करने का आग्रह भी उन्होंने किया है। कोयले को लेकर फर्स्ट इंडिया से बोले मंत्री भंवर सिंह भाटी और कहा कि छत्तीसगढ़ से कोयला खनन को लेकर कुछ दिक्कतें हैं। खुद सीएम अशोक गहलोत इस पूरे मामले को देख रहे हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के अलावा छत्तीसगढ़ की सरकार से बात भी चल रही है। उम्मीद है कि कोयला खनन का ये मामला जल्द ही सुलझ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें कि प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। आम उपभोक्ताओं के साल नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने फाइनल किया है टैरिफ आदेश। बिजली कंपनियों ने 4 साल के लिए दायर की थी ARR, लेकिन आयोग ने सिर्फ वित्त वर्ष 2020-21 और 2022 की याचिका पर ही विचार किया है। घरेलू, अघरेलू, सार्वजनिक, स्ट्रीट लाइट, कृषि, सभी उद्योग, इलेक्ट्रिक व्हीकल, चार्जिंग स्टेशन सहित सभी श्रेणियों में नहीं बढ़ाई है दरें। सार्वजनिक पूजा स्थलों पर संचालित धर्मशालाओं पर अब घरेलू चार्ज लगेगा। साथ ही सिलिकोसिस पीड़ितों को मिलेगा BPL कैटेगरी में बिजली। तो वहीं राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस नीति 2019 का दिया गया है हवाला और नीति के तहत सिलिकोसिस पीड़ित आस्था कार्ड के लिए है पात्र। आस्था कार्ड धारियों को BPL कैटेगरी में बिजली मिलनी है और ऐसे में आयोग ने टैरिफ आदेश में सिलिकोसिस पीड़ितों को रखा है BPL में। तो साथ ही ये बेहद महत्वपूर्ण खबर और राहत भरी खबर सभी आमजन के लिए, विद्युत आपूर्ति से जुड़ी हुई ये खबर, क्योंकि प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए ये राहत भरी खबर है। क्योंकि आम उपभोक्ताओं के इस साल बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। तो आम उपभोक्ताओं के लिए इस साल बिजली के दामों में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने फाइनल किया है टैरिफ आदेश और बिजली कंपनियों ने 4 साल के लिए दायर की थी ARR, लेकिन आयोग ने सिर्फ वित्त वर्ष 2020-21 और 2022 की याचिका पर ही विचार किया है। घरेलू, अघरेलू, सार्वजनिक, स्ट्रीट लाइट, कृषि, सभी उद्योग, इलेक्ट्रिक व्हीकल, चार्जिंग स्टेशन सहित सभी श्रेणियों में दरें नहीं बढ़ाई है और साथ ही सार्वजनिक पूजा स्थलों पर संचालित धर्मशालाओं पर भी अब घरेलू चार्ज ही लगेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कल हुई पहली मंत्रिपरिषद की बैठक की कुछ झलकियां। मंत्रिपरिषद में छाया डॉक्टर महेश जोशी के ससुराल का मामला। दरअसल बैठक में विश्वेंद्र सिंह ने उठाया पानी का मामला और भरतपुर जिले के एक प्रोजेक्ट में देरी का मामला उठाया। मंत्री सुभाष गर्ग ने भी सुर में सुर मिलाया। इस मामले में एक ठेकेदार को लेकर भी शिकायत की गई इस मीटिंग में। इस पर सीएम गहलोत नए जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी से बोले, कहा आप देखिए इस मामले को, यह तो आपके ससुराल का मामला है। सीएम गहलोत के इस चुटकी पर मंत्रियों के बीच फूटी हंसी। तो सीएम गहलोत ने यहां पर महेश जोशी की चुटकी और उसी के साथ हंसी का फव्वारा यहां पर फूटा। तो आपको बता दें कि कल हुई पहली मंत्रिपरिषद की बैठक से ये खबर निकलकर सामने आई है और ये भी खबर सामने आई है कि मंत्रिपरिषद की इस बैठक में डॉक्टर महेश जोशी के ससुराल का मामला छाया, क्योंकि दरअसल जब बैठक चल रही थी उस दौरान विश्वेंद्र सिंह ने पानी का मामला उठाया और भरतपुर जिले के एक प्रोजेक्ट में देरी का ये मामला उन्होंने उठाया। तो मंत्री सुभाष गर्ग ने भी सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि इस मामले में एक ठेकेदार को लेकर भी शिकायत की गई थी मीटिंग में। तो इस पर सीएम गहलोत नए जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी से बोले और कहा कि आप देखिए इस मामले को, यह तो आपके ससुराल का मामला है। चलिए अब बात करते हैं RUHS मेडिकल कॉलेज में रैगिंग से जुड़े बड़े मसले की, क्योंकि आज
की सबसे बड़ी खबर यही है, क्योंकि 11 मेडिकल स्टूडेंट पर गिरी है सख्त कार्रवाई की गाज। कॉलेज प्रशासन ने जांच में सभी 11 मेडिकल स्टूडेंट को माना है दोषी। जांच कमेटी की अनुशंसा पर MBBS सेकेंड ईयर के ये सभी स्टूडेंट्स 6 माह के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। प्रत्येक स्टूडेंट पर लगाया गया है 60-60 हजार रुपए का जुर्माना और सभी दोषी स्टूडेंट्स पर हॉस्टल सुविधा का आजीवन प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान कॉलेज में प्रवेश पर भी इन पर प्रतिबंध रहेगा। निलंबित छात्रों को नहीं मिलेगी किसी भी तरह की स्कॉलरशिप, ना ही ये दोषी स्टूडेंट कॉलेज को किसी भी मंच पर करेंगे रिप्रेजेंट। सभी दोषी स्टूडेंट्स के माता पिता से लिया जाएगा शपथ पत्र कि भविष्य में रैगिंग में नाम सामने आने पर और भी सख्त एक्शन के लिए ये शपथ पत्र होगा। तो भविष्य में ये स्टूडेंट्स इस तरीके की कोई भी घटना को अंजाम ना दे, कोई रैगिंग की घटना सामने ना आए इनकी तरफ से, इसी को लेकर माता पिता से भी शपथ पत्र लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि RUHS मेडिकल कॉलेज से जुड़ा ये पूरा मसला है। यहाँ पर रैगिंग की खबर सामने आई और ऐसे में 11 मेडिकल स्टूडेंट्स पर गाज गिरी है सख्त कार्रवाई की। चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें कि कोरोना में अपनों को खोने वालों के लिए CM अशोक गहलोत ने पहल की है। दिवंगतों के परिवारों को लेकर बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कहा कि राहुल गांधी ने कम से कम 4 लाख रुपए की सहायता की मांग की है। भारत सरकार की भी खुद की मंशा पहले यही थी। जब आदेश विड्रॉ करने की बात समझ में नहीं आ रही है, अब सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि 50,000 रुपए देंगे। सिर्फ आज के जमाने में 50,000 रुपए से क्या होता है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से इस पर पुनर्विचार की बात कही है और कहा है कि प्रधानमंत्री खुद देखे और इसको और 4 लाख रुपए की तो घोषणा करे ही सही। तो वहीं राजस्थान सरकार ने कोरोना के मामले में दिया है पैकेज। अगर स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है तो केंद्र के लिए तो बड़ा आसान सा काम है। CM गहलोत ने कहा कि मृत्यु के आंकड़ों को लेकर विवाद पैदा हो रहे हैं। भारत सरकार कोई सिस्टम डेवलप करे जहां पर मृत्यु हुई है और मृत्यु बताई नहीं गई है। कई राज्यों के बारे में बहुत आरोप लगे हैं। तो CM अशोक गहलोत ने संवेदनशीलता पेश की और साथ ही बदलते वक्त के साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के दौरान कई लोगों ने अपनों को खोया है। ऐसे में जरूरी है कि केंद्र सरकार कोई कदम उठाए ताकि जो दिवंगतों के परिवार हैं उनको सहारा मिल सके, थोड़ा सा मरहम उन पर लगाया जा सके। तो उन्होंने ये पूरी बात रखते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कम से कम 4 लाख रुपए की सहायता की मांग की और कहा है कि भारत सरकार की भी खुद की मंशा पहले यही थी कि जो दिवंगत के परिवार हैं उनको आश्रित जो है उनको सहारे के रूप में 4 लाख रुपए दिए जाए। पर अब आदेश विड्रॉ करने की बात समझ में नहीं आई है। ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही है और साथ ही ये भी कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार कह रही है कि 50,000 रुपए ही देंगे। सिर्फ आज के जमाने में 50,000 रुपए से क्या होता है? ये बेहद अहम सवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाया और पूछा है कि आज के जमाने में 50,000 रुपए से क्या होता है। तो केंद्र सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और आश्रितों को कम से कम 4 लाख रुपए की तो घोषणा करनी ही चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे मसले को देखें और 4 लाख रुपए की तो घोषणा करे ही सही। तो वहीं राजस्थान सरकार ने कोरोना मामले में पैकेज दिया है। अगर स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है तो केंद्र के लिए तो बहुत आसान काम है और बड़ा ही आसान काम है। ये बात भी CM अशोक गहलोत ने कही और आगे उन्होंने कहा कि मृत्यु के आंकड़ों को लेकर विवाद पैदा हो रहे हैं। तो भारत सरकार कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करे जिससे कि ये पुष्टि हो सके कि किसकी मौत कोरोना की वजह से हुई है, किसकी नहीं हुई हो और एक क्लियर डेटा सभी के सामने आए। चलिए बात करते हैं गहलोत सरकार की तीसरी वर्षगांठ को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी की। तो आपको बता दें कि 17 दिसंबर को राज्य स्तर पर होंगे बड़े शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम। सभी विभाग जुटे हैं सरकार की तीसरी वर्षगांठ की तैयारी में। वर्षगांठ पर सभी मंत्री जाएंगे प्रभार वाले जिलों में। जिला स्तर पर आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। राजधानी में CM अशोक गहलोत करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 3 साल का रिपोर्ट कार्ड भी किया जा रहा है तैयार। अगले 2 साल का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर रही है गहलोत सरकार। तो अगले 2 साल क्या काम किए जाने हैं, किस तरीके का रोड मैप होगा अगले 2 सालों के लिए और विकास की कौन कौन सी योजनाएं आमजन के लिए लेकर आई जाएगी, इसको लेकर के ब्लूप्रिंट गहलोत सरकार की तरफ से तैयार किया जा रहा है अपनी तीसरी वर्षगांठ के मौके पर। और साथ ही 3 सालों में जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, जो अच्छी योजनाएं लाई गई है और जन विकास में जनता के लिए क्या काम किए गए हैं, वो तमाम चीज़ें
वो रखेंगे और इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जनप्रतिनिधियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि 17 दिसंबर को राज्य स्तर पर होंगे बड़े शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम। तो सभी विभाग सरकार की तीसरी वर्षगांठ की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वर्षगांठ पर सभी मंत्री प्रभार वाले जिलों में जाएंगे, साथ ही जिला स्तर पर आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। तो वहीं राजधानी जयपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत करेंगे और लोकार्पण और शिलान्यास वो करने वाले हैं। तो 3 साल का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जा रहा है, जो जनता के सामने पेश किया जाएगा। क्या क्या महत्वपूर्ण योजनाएं लाई गई, क्या काम गहलोत सरकार की तरफ से किए गए, तो वहीं अगले 2 साल में क्या काम होने हैं, इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें कि देश छोड़कर पाकिस्तान, चीन गए लोगों की संपत्तियों का निपटारा, संपत्तियों के निपटारे के लिए हुआ हाई लेवल कमेटी का पुनर्गठन। ये कमेटी 12,600 से अधिक ऐसी संपत्तियों का निपटारा करेगी। इससे सरकारी खजाने को मिल सकते हैं 1 लाख करोड़ रुपए। तो वहीं पाकिस्तान की नागरिकता ले चुके लोगों को देश में 12,485 संपत्तियां हैं, जबकि चीन नागरिकता लेने वालों की देश में 126 संपत्तियां हैं। अब तक 2700 संपत्तियों का किया जा चुका है निपटारा। हालांकि केंद्र सरकार ने अब तक नहीं किया किसी संपत्ति का बेचान। तो बेहद महत्वपूर्ण ये खबर, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इससे बड़ा लाभ होगा, क्योंकि देश छोड़कर पाकिस्तान, चीन गए लोगों की संपत्तियों का निपटारा किया जाना है। संपत्तियों के निपटारे के लिए हाई लेवल कमेटी का पुनर्गठन किया गया है। ये कमेटी 12,600 से अधिक ऐसी संपत्तियों का निपटारा करेगी। इससे सरकारी खजाने को 1 लाख करोड़ रुपए मिल सकते हैं। तो वहीं पाकिस्तान की नागरिकता ले चुके लोगों को देश में 12,485 संपत्तियां, तो जिन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता ली है ऐसे लोगों की देश में 12,485 संपत्तियां हैं, जबकि चीन नागरिकता लेने वालों के देश में 126 संपत्तियां हैं। अब तक 2700 संपत्तियों का निपटारा किया जा चुका है। हालांकि केंद्र सरकार ने अब तक नहीं किया किसी भी संपत्ति का बेचान। देश प्रदेश के लिए सुकून भरी खबर है। देश प्रदेश में 5 साल में बढ़ा है लिंगानुपात। देश में पहली बार 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं, जबकि राजस्थान में 1009 पुरुषों पर 1009 महिलाएं हैं। आपको बता दें, राजस्थान में 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाएं हैं। प्रदेश के शहरों में आंकड़ा 968 है, गांवों में 1022 है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में ये खुलासा हुआ है। देश में 78.6% महिलाओं के पास खुद का बैंक खाता है। खुद का बैंक खाता रखने वाली महिलाएं 25% बढ़ी हैं। तो वहीं 43.3% के पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी है, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी वाली 5% महिलाएं बढ़ी हैं। तो वहीं 30% आबादी के पास खुद का आधुनिक टॉयलेट नहीं है। तो कुछ बातें ठेस वाली भी है, पर अब ऐसे में ये सुकून और राहत भरी खबर है कि देश प्रदेश में 5 साल में लिंगानुपात बढ़ा है। देश में पहली बार 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं, जबकि राजस्थान में 1000 पुरुषों पर 1009 महिलाएं हैं। तो वहीं प्रदेश के शहरों में आंकड़ा 968 का है, तो वहीं गाँवों में 1022 का है। तो गाँव में किस तरीके से जागरूकता फैल रही है, ये आंकड़े बयां कर रहे हैं। तो वहीं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में ये बेहद महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि देश में 78.6% महिलाओं के पास खुद का बैंक खाता है। खुद का बैंक खाता रखने वाली महिलाएं 25% बढ़ी हैं। तो वहीं 43.3% के पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर है, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी वाली 5% महिलाएं ही बढ़ी हैं। 30% आबादी के पास खुद का आधुनिक टॉयलेट नहीं है। ये बात थोड़ी सी ठेस पहुंचाने वाली है कि 30% आबादी के पास खुद का आधुनिक टॉयलेट नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में पूर्व मुख्य सचिव राजीव महर्षि का लेख। राजस्थान में लगातार कम हो रही है ऊंटों की तादाद। सदियों से ऊंट और भेड़ पालता रहा है रायका या रेवाड़ी समुदाय। राजस्थान में नहरें बनने के बाद खेत ज्यादा हो गए हैं, चारागाह कम हो गए हैं। 1957 से 1987 तक कृषि योग्य भूमि 25% बढ़ी है, खुली जगह घटी है। 1970 के दशक में रेवाड़ियों और किसानों के बीच झगड़े होने लगे। राजस्थान में 1951 के बाद 30 गुना बढ़ गया है सड़कों का नेटवर्क। इस तरह ऊंटों के लिए खुली जगह लगातार कम होती गई।
2015 में राजस्थान में लागू ऊंट संरक्षण कानून का उल्टा असर देखने को मिल रहा है। ऊंटों की बिक्री, परिवहन पर रोक लगी, इससे ऊंटों की कीमत घटी है। तो वहीं जो ऊंट 40,000 रुपए में बिकता था, अब उसके 5,000 रुपए भी नहीं है। तो वहीं कानून से सिर्फ मांस व्यापारियों और भ्रष्ट अफसरों का फायदा हुआ है। इससे करीब 50 लाख रायका परिवारों की आजीविका संकट में आ गई है। तो बेहद महत्वपूर्ण बात उन्होंने अपने इस लेख के जरिए सभी के बीच में रखी है कि जो कानून लाया गया, जिसका मकसद यही था कि ऊंटों का संरक्षण किया जा सके, अब ऐसे में इसी का उल्टा असर देखने को मिल रहा है। और इंडियन एक्सप्रेस में पूर्व मुख्य सचिव राजीव महर्षि का ये लेख है, जिससे इस वक्त आपको ये तमाम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि राजस्थान में लगातार ऊंटों की तादाद कम हो रही है। सदियों से ऊंट और भेड़ पालता रहा है रायका रेवाड़ी समुदाय, और राजस्थान में नहरें बनने के बाद खेत ज्यादा हो गए हैं, चारागाह भूमि कम हो गई है। तो वहीं 1957 से 1987 तक कृषि योग्य भूमि 25% बढ़ी है। तो वहीं खुली जगह घटी है। तो 1970 के दशक में रेवाड़ियों और किसानों के बीच झगड़े होने लगे। राजस्थान में 1951 के बाद 30 गुना बढ़ गया सड़कों का नेटवर्क, और इस तरह ऊंटों के लिए खुली जगह लगातार कम होती गई। पहली वजह उन्होंने बताई कि खेती बढ़ी, इसकी वजह से ऊंटों के लिए जो खुली जगह थी वो कम हो गई। और दूसरी वजह उन्होंने बताई कि सड़कें बनी, सड़कों का नेटवर्क बढ़ा, निश्चित तौर पर इससे विकास हुआ, पर ऊंटों के लिए खुली जगह कम हो गई। तो बेहद महत्वपूर्ण ये जानकारी उन्होंने साझा की, और साथ ही ये भी बताया कि 2015 में राजस्थान में लागू ऊंट संरक्षण कानून का उल्टा असर भी राजस्थान में देखने को मिला है। ऊंटों की बिक्री, परिवहन पर रोक लगा दी गई इस कानून से। इससे ऊंटों की कीमत घटी है। जो ऊंट इस कानून से पहले 40,000 रुपए में बिकता था, अब उसके 5,000 रुपए भी कोई देने को तैयार नहीं है। इससे जो परिवार ऊंटों को पालते हैं उनको भारी नुकसान हुआ है।